अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है टॉपिक 4.6 सेंटर ऑफ मास। हमने देखना है सेंटर ऑफ मास क्या है, इसके क्या एप्लीकेशन है और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास को समझने से पहले अब जैसे कि नाम से रहे सेंटर ऑफ मास, तो दरअसल सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है किसी भी बॉडी में, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जब फोर्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो उस फोर्स की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से वो बॉडी क्या करती है, विदाउट रोटेशन क्या करती है, मूव करती है। यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं, अभी अगर एक बॉडी है उसके ऊपर हमने फोर्स लगाई है तो फोर्स लगाने के नतीजे में बॉडी क्या करती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब दरअसल अब हमें देखना है भी वो पॉइंट को देखना है भी जिस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स लगाएं तो वो बॉडी फोर्स लगाने के नतीजे में फिर क्या करे, स्ट्रेट लाइन में मूव करे। अब हम क्या करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं हमारे पास, अगर हम फर्ज करें लेट्स से मैंने एक बॉडी ली हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो हमें पता है हर एक बॉडी क्या है, छोटे छोटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनी। इस तरीके से मैं भी कहता हूँ ये बॉडी के कुछ पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर क्या है, ये बॉडी बनी हुई है। ठीक है, अब इस तरीके से अब देखें, अगर फ़र्ज़ करें मैं इनमें से क्या करता हूँ, अब देखें मैं अगर क्या करता हूँ, ये वाला ये पॉइंट है, यानी ये मैं कहता हूँ इस बॉडी के अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ पार्टिकल्स हैं, इनमें से मैं क्या करता हूँ, ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, फोर्स को इम्प्लीमेंट करवाता हूँ। अब देखें जब मैं इसके ऊपर फोर्स को लगाता हूँ तो क्या फोर्स के लगाने के नतीजे में ये बॉडी उसी डायरेक्शन में ही मूव करेगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। अब ज़रा यहाँ पे आप गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा। अब देखें जहाँ पे मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाने के नतीजे में बॉडी इसी स्ट्रेट लाइन के अंदर ऐसे मूव नहीं करेगी, बल्कि बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से टर्न आ जाएगा। तो हम ये फिर कहेंगे ये जो वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास नहीं है। इस तरीके से अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इसकी तो इनमें से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम फोर्स को अप्लाई करवाएं भी तो बॉडी क्या होगा, बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगी, बल्कि क्या हो जाएगा, उसके अंदर रोटेशन आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अभी इस तरीके से ये क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, अब इसके लिए एक और मैं आपको ये एक और छोटी सी एग्जांपल से समझा देता हूँ। इस तरह ये मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक और ब्लॉक है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। अब इनमें से मैं क्या करता हूँ, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैं फोर्स को अप्लाई करवाता हूँ। मैं इधर भी फोर्स को अप्लाई करवाता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर भी फोर्स को अप्लाई करवाता हूँ और इस पॉइंट के ऊपर भी क्या करता हूँ, फोर्स को अप्लाई करवाता हूँ। तो अब ज़रा आप देखें मैं इनमें से किस पॉइंट के ऊपर मैं जब फोर्स को लगाऊंगा तो फोर्स क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। अब देखिए अगर मैं इधर फोर्स को अप्लाई कराऊंगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर डेफिनेटली इस तरीके से टर्न आ जाएगा। अगर इसको देखा तो इसमें बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से टर्न आ जाएगा। अब ये देखिए जो मिड वाला पॉइंट है, ये जो हम कह सकते हैं भी अब ये सेंट्रल पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैं फोर्स को लगाऊंगा तो बॉडी बगैर रोटेशन के स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगी। तो हम फिर कहेंगे ये वो जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ पर पूरी बॉडी का जो मास है वो क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास को अगर आप मैं कहूँ भी इसे हम सिग्मा एम से भी कह सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एम से मुराद क्या है भी इसमें पूरे का पूरा इस पॉइंट के ऊपर पूरी बॉडी का जो मास है वो क्या करता है, लाई करता है इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर। अब ज़रा देखें ये मेरे पास एक इस तरह एक छोटा सा बॉक्स है, अगर हम इसकी बात करें ये आपने देखा होगा। तो जिस तरह मैं कहता हूँ ये मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पलें समझाई इसी तरीके से अब ये मैंने क्या है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने ले लिए ये वाले। तो अगर देखें मैं इस पॉइंट के ऊपर फोर्स को लगाऊँ, इसके जो आउटसाइड जितने भी पॉइंट्स हैं अगर मैं इसके ऊपर फोर्स को इम्प्लीमेंट करवाता हूँ तो क्या फोर्स को इम्प्लीमेंट करवाना है ये बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, कभी भी नहीं करेगी। तो अगर मैं कहूँ भाई ये मेरे पास वो सेंट्रल पॉइंट है, तो अगर मैं फर्ज करें जिस तरह ये सेंट्रल पॉइंट इसको अगर मैं फोर्स को लगाता हूँ तो फोर्स के लगाने के नतीजे में बॉडी क्या करेगी, फिर उसी फोर्स की डायरेक्शन में ही स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। तो फिर इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास। और ये आपने याद रखना है ये सेंट्रल पॉइंट है और इसको हम ये भी कहते हैं भी इस पॉइंट के ऊपर जो बॉडी है वो एक किस्म की स्टेबल हो जाती है। ठीक है, या भाई हम इसको बुक के अकॉर्डिंगली एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल बुक में गिवन है, तो इसमें हमारे पास क्या है, एक हमने ये एक रॉड लिया हुआ है, कुछ इस तरीके से एक रॉड है, उसके साथ हमने क्या किया, दो मैसेज को अटैच किया। ठीक है, एक हमारे पास क्या है स्मॉलर मैस है और एक एंड के ऊपर हमने क्या किया, बिगर मैस को अटैच कर दिया। यानी कुछ इस तरीके से दो मैसेज हैं,
एक रॉड है, इसके साथ हमने दो मैसेज को अटैच किया। अब हमने करना क्या है, अभी हमने इनके दरमियान या ये हमारे पास क्या है, पूरा एक ये बन गया, पूरा सिस्टम बन गया। तो इसका हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना है। अभी हमने देखना है अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, उस पॉइंट को हमने फाइंड आउट करना है। अभी जहाँ पर हम फोर्स को लगाएं, तो फिर फोर्स के लगाने के नतीजे में बॉडी क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करे। तो अब यहाँ से हम देख लेते हैं, इसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रा कर लिए, ये वाला ये। अब लेट से हम ये कहते हैं भी इसका जो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है या जो सेंट्रल पॉइंट है, मैं फ़र्ज़ करें लेट से मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है ना, ये वाला। अब मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है, ये वो पॉइंट ओ है जिसको मैंने कह दिया है भी ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास है। यानी अगर मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स को लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, तो क्या है, फिर ये बॉडी ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रेट इसी फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या करती है, फिर बॉडी मूव करती है विदाउट एनी रोटेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फिर इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। अब जब भी आपने सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक किस्म आपने क्या करना है, इसको चेक करना है भी सेंटर ऑफ मास एक्चुअल बनता कहाँ पर है। अब देखें, अगर मैं फ़र्ज़ करें जिस तरह ये बॉडी है, ये हमने की ये दोबारा मैंने ड्रा करिए इस तरीके से। अब देखिए अगर मैंने क्या किया, मैं अगर ये जो हमारे पास हैवियर बॉडी है, अगर इसके नज़दीक मैं क्या करता हूँ, फोर्स को अप्लाई करवाता हूँ, तो इससे क्या होगा, जब फोर्स को अप्लाई करवाएंगे तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव करेगी, बल्कि बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से टर्न आ जाएगा। इस तरीके से अगर इसकी बात करूँ, अगर मैं इधर फोर्स को अप्लाई करवाता हूँ, तो इससे भी क्या होगा, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगी, बल्कि बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से क्या आ जाता है, कर्व आ जाता है। तो इस तरीके आपने क्या करना है, चेक करना है बार बार, इधर भी आप फोर्स को अप्लाई करवाएंगे, इधर भी, यानी पूरी आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर फोर्स को अप्लाई करवाएंगे। फिर आपको अंदाज़ा होगा भी वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को अप्लाई करवा रहे हैं और बॉडी क्या करते हैं, फिर उसी डायरेक्शन में मूव करते हो। तो ये हमारे पास फर्ज करें, ये यहाँ पर आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास। तो ये हम इस तरीके से किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। यानी एक हमारे पास क्या वो पॉइंट है जहाँ पर अप्लाइड फोर्स क्या करती है, सिस्टम को बगैर रोटेशन के मूव करवाती है स्ट्रेट लाइन में। तो ये हमारे पास है सेंटर ऑफ मास, और ये आपसे ऑलमोस्ट डेफिनेशन के लिए पूछा जाता है, इसको आपने देखना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जिस तरह हमने सेंटर ऑफ मास को निकाला है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी इसी तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और ऑलमोस्ट जितनी भी हमारे पास बॉडीज़ होती हैं, उन तमाम का जो सेंटर ऑफ मास और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तकरीबन एक ही पॉइंट होती है ना। जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हमारे पास ऑलमोस्ट क्या निकलता है, वही निकलता है। लेकिन ये तब निकलेगा जब हम कहेंगे भी जो हमारे पास जो ग्रेविटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म ग्रेविटी होगी। अब कैसे इसको ज़रा हम समझते हैं। अब हमें पता है भी हर एक जो हमारे पास जो भी बॉडी है, जिस तरीके से अगर हम कोई भी बॉडी लें, तो हमें पता है वो क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मेकर बनी है, ठीक है ना। हर एक बॉडी क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मेकर बनी है। अब देखें भी, अब ये जो एक बॉडी है इसके ऊपर हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट करेगी, ठीक है। तो अभी जिस तरह ये वाला पॉइंट है, ये वाला, तो हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, सेपरेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है। यानी अब देखें, इसके ऊपर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर, यानी हर एक पॉइंट के ऊपर क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, ठीक है। यानी हर एक पॉइंट का क्या है, सेपरेट हमारे पास वेट है, क्या होगा, सेपरेट वेट है, जिस तरह हमने पढ़ा है जो होता है। और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो क्या है, उसके वेट के इक्वल है, और वो हमें पता है वो क्या है, वो हमारे पास होगा mg। तो अगर हम इस पूरी बॉडी के ओवरऑल वेट की बात करें, तो वो हमारे पास क्या होगा, इन तमाम फोर्सेस का जो सम अप होगा, या इन तमाम पार्टिकल्स का जो सेपरेट वेट है, जो इंडिविजुअल वेट है, उसको जब हम सम अप कर लेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरी बॉडी का वेट निकल आएगा, ठीक है। यानी आप कह देंगे, अब देखें ये फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब दूसरा ये है, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट कर रही है, वो दूसरा क्या है, वो पैरेलल है। अब देखें ना, यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है ये तमाम के तमाम फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, भी हम कहते हैं भी इसमें हमारे पास कोई एक सेंट्रल पॉइंट है जिसको हमने निकालना है। भी वो एक सेंट्रल पॉइंट वो है जहाँ पर इस पूरी बॉडी का जो वेट है वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। जिस तरह मैं फर्ज के लिए ये कहता हूँ भी ये हमारे पास क्या है, वो पॉइंट है जहाँ पर इस बॉडी का जो है होल वेट है वो क्या करता है, लाई करता है। इसको मैं कहता हूँ भी ये इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो इसका एंटायर वेट है
वो क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, अ पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी वो पॉइंट जहाँ पर पूरी बॉडी का जो तमाम वेट है वो क्या करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, उसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट जो हमारे पास सेंटर ऑफ मैस होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या होता है, वही होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, सेम होती है। अगर हम बात करें सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ हमारे पास क्या होते हैं, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। किस तरीके से, अगर हम बात करें ये एक सर्कल की बात करें तो इसका अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास जो सेंटर में क्या बनेगा, इसका यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा, इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, एक हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, तो इसका अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, कुछ ये यहाँ पर जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी बनता है। इसी तरह अगर हम बात करें एक रेक्टेंगल की, तो उसके अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो वो भी क्या होता है, यहाँ पर मिड में ही क्या करता है, लाई करता है। ये हमारे पास हैं कुछ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, बिल्कुल सेम ही होगा। इस तरीके से अगर हम क्या करें, एक वायर की बात करें, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है या वायर कंसिडर कर लें, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो भी क्या करता है, यहाँ पर मिड में ही लाई करता है। इसके अलावा हमारे पास, ये तो हमने देख लिया सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा कुछ हमारे पास ऐसी बॉडीज़ भी हैं जिसे आप कह सकते हैं भी जो इरेगुलर शेप्ड होती हैं। तो ऐसी बॉडीज़ जो इरेगुलर हैं उनका अगर हमें क्या करना पड़ जाए, अगर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे निकालते हैं, हमने उसको भी देखना है। क्योंकि हमें पता है सारी तो हमारे पास सिमेट्रिकल नहीं है, कुछ ऐसे ही होते हैं जो इरेगुलर शेप्ड होती हैं, तो उनका भी हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना पड़ता है और हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं भी अगर हमें कोई एक इरेगुलर शेप्ड बॉडी दी गई है जिसे हम थिन लैमिना भी कह सकते हैं, तो उसका अगर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या है, ये एक इरेगुलर शेप्ड बॉडी है, हमने क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमारे पास कोई भी इरेगुलर शेप्ड बॉडी हो या थिन लैमिना गिवन हो, तो उसका जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं प्लम्ब लाइन का। ठीक है, प्लम्ब लाइन की मदद से आप किसी भी इरेगुलर शेप्ड बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्लम्ब लाइन क्या होता है, प्लम्ब लाइन कुछ इस तरीके से होता है, यानी ये हमारे पास क्या होता है, आप इसे कह सकते हैं एक डोरी है, ये एक रस्सी होती है लंबी सी, ठीक है, और उसके साथ हमने क्या किया, एक छोटे से एक मेटल बॉब होता है, उसको हमने ये अटैच किया होता है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, एक मेटल बॉब होता है। जैसे ही क्या किया जाता है, इसको फ्रीली छोड़ा जाता है, यानी जिस तरह हमने इसको पकड़ा हुआ है ये रस्सी के साथ, तो ये जब इसे आज़ादाना हम छोड़ेंगे तो क्या है, ये कुछ देर के बाद अपनी रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। क्योंकि क्या है, इसका जो वेट है वो क्या करता है, इसका कोई वेट लाई करता है, इसकी वजह से क्या आ जाता है, ये अपनी रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। तो अगर हम इसके बात करें, जिसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर पॉइंट है वो क्या है, ये बिल्कुल यहाँ पर इधर लाई करता है, ये वाला, ये देखिए यहाँ पर क्या है, इसका लाई करता है, यानी ये इसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर क्या करता है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है, और इसकी वजह से हम किसी भी इरेगुलर शेप बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, जिस तरह हम लेट से हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये कार्डबोर्ड गिवन है, ये इरेगुलर शेप है, जिस तरीके से ये हमारे पास गिवन है, तो इसका हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, अब देखें ये इसकी मुख्तलिफ एजेस हैं, ये तो हम क्या करते हैं, इसके कुछ एजेस के ऊपर क्या कर लें, आप छोटे छोटे सुराख कर लें। जिस तरह मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक एज ये ले लिया, एक किनारा इधर मैंने एक छोटा सा सुराख कर लिया है, एक मैंने ये वाला इधर ले लिया, और एक मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे मैंने क्या कर लिया, होल्स कर लिए। ठीक है, अब ये मैं क्या करूँगा, अब ये एजेस हैं, ये यहाँ पर मैंने इन एजेस के ऊपर छोटे छोटे होल्स किए हैं। तो अब आपने क्या करना है, जब इनमें से होल कर लिया तो इसके लिए क्या करना है, एक नेल, यानी आपने क्या किया, नेल मतलब एक कील दीवार के अंदर लगा लिया हमने। तो उसमें से बारी बारी आपने क्या करना है, ये जो होल्स हैं, ये मैंने कह दिया ए, ये कह दिया बी, ये सी, तो इन होल्स की मदद से आपने क्या करना है, इस पूरी बॉडी को उस जो वो नेल है उसके अंदर आपने इसको लटका देना। तो आपने क्या करना है, एक एक पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी को बार बार क्या करना है, उस नेल के अंदर आपने इसको लटका, मतलब जिस तरह ये है,
ये मैं कहता हूँ लेट से हम स्टार्ट लेते हैं। भी मैं ये जो पॉइंट ये है इसको मैंने उस कील के अंदर इस तरीके से ये मैंने लटका दिया, कील है, कील के साथ मैंने इस कार्डबोर्ड को लटका दिया है। तो अब आपने करना क्या है, भी आपने यहाँ से अब लटका दिया तो ये अब आप इसमें से छोड़ना है, इसको आपने फ्रीली छोड़ देना है। फिर आपने क्या करना है, प्लम्ब लाइन लेना है, फिर प्लम्ब लाइन को आपने यहाँ पर रखना है और फिर उसको जब आप छोड़ेंगे तो फिर उसकी वजह से आपने यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन को ड्रा करना है। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये यहाँ से मैंने क्या किया, जब यहाँ पर मैंने प्लम्ब लाइन लगाया लटकाया है तो उसकी वजह से यहाँ पर मैंने क्या किया, एक फिर यहाँ से एक मैं लाइन को ड्रा कर लेता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है ना। ये मैंने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रा कर ली, ठीक है। अब यहाँ से मैंने लाइन ड्रा कर ली इस कार्डबोर्ड के ऊपर। अब आपने फिर क्या करना है, अब आपने पहले पॉइंट ए को उस कील के अंदर लटकाया है, अब आपने फिर क्या करना है, इस पॉइंट बी को क्या करना है, उस कील के अंदर लटका लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बी को लटकाएंगे, फिर आपने प्लम्ब लाइन की मदद से उसके ऊपर एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। तो जब आप उसको लाइन लगाएंगे तो वो ये जो पहली लाइन है उसको किसी पॉइंट के ऊपर वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो जब प्लम्ब लाइन की मदद से हमने लाइन लगाई है तो ये कुछ इस तरीके से क्या करती है, पहली लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है और इस पॉइंट को यहाँ पे हमने नाम दे दिया, ये हमारे पास क्या निकला है, पॉइंट सी, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या करना है, पॉइंट सी को लेना है, इसको आपने पॉइंट सी को यहाँ पर आपने नेल के अंदर लटका देना है और इस कार्डबोर्ड को आपने फ्रीली छोड़ देना है। फिर आपने फिर प्लम्ब लाइन की मदद से इस कार्डबोर्ड के ऊपर क्या करना है, एक लाइन को लगाना है और फिर ये जो लाइन होगी वो इस पहली दोनों लाइंस को इसी पॉइंट जी के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट करते हो। तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी। जब आप इसको करेंगे तो वो भी जो लाइन आप ड्रा करेंगे तो वो भी इनको इस पॉइंट के ऊपर क्या करती है, इंटरसेक्ट करेगी। अब देखें जब हमने इसका को भी ड्रा किया तो हमारे पास क्या है, इन तमाम तीनों का क्या निकला है, एक ही कॉमन पॉइंट निकला है। यानी क्या करिए, तमाम के तमाम ये जो लाइंस है ये एक कॉमन पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और हमें फिर इससे अंदाज़ा है भी ये जो कॉमन पॉइंट है जिसके ऊपर ये तीनों इंटरसेक्ट करती हैं यही हमारे पास क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। तो इस तरीके से कोई भी हमें इरेगुलर शेप्ड बॉडी गिवन हो तो उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आपने देखना है और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी जाती है तो इसको आपने अच्छे से समझना भी है और इसको करना भी है।